राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थायी कृषि और जैविक उत्पादों से भारत का अगला विकास इंजन बन सकता है। लद्दाख प्रशासन ने क्षेत्र की नाजुक हिमालयी परिस्थिति की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला है, जिससे राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है। देश में मानसून की धीमी रफ्तार के बावजूद मौसम ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने 23 जून को तेलंगाना से मानसून के आगे बढ़ने और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत में 2019 से 2024 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख से अधिक पैदल यात्रियों की मौत हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर 31% दुर्घटनाएं हुई। मई में पेपर लीक के बाद 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए एनटीए ने एक नया और बेहद सुरक्षित सिस्टम लागू किया है। झारखंड राज्यसभा और कर्नाटक एमएलसी चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक दोहरे मापदंडों को उजागर किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर पीएम मोदी के रुख का समर्थन किया, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य तौर पर 27 जून के आसपास राजधानी पहुंचने वाला मानसून अब जुलाई के पहले सप्ताह तक दस्तक दे सकता है। सरकार आगामी सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रही है। आखिर कौन है वो काल नेमी जिसने दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज एवं सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल के कार्यालय में आग लगवाने हेतु बच्चों का इस्तेमाल करने वाले संगठित अपराधियों का साथ दिया। बीस जून की रात लगभग 1:30 बजे दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज एवं सर्वधर्म संगम दिल्ली के कार्यालय में 2 नाबालिग बच्चों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर कार्यालय को आग के हवाले कर स्टाफ और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसकी पूरी घटना कार्यालय में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। संस्था के वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने कहा कि उन्हें लंबे समय से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से जान से मारने की धमकियां और अभद्र भाषा का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत पहले ही स्थानीय थाना, साइबर थाना एवं DCP को दी जा चुकी है। उन्होंने इस घटना के पीछे भूमाफियाओं, अतिक्रमणकारियों, सीवर लाइन चोरों, बिल्डरों एवं उन्हें संरक्षण देने वाले भ्रष्ट नेताओं पर संदेह व्यक्त किया है। वर्ष 2011 में भी 17 करोड़ के पार्क को बचाने को लेकर उनके ऊपर प्राणघातक हमला तथा कार्यालय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो चुका है। CCTV फुटेज साक्ष्य के रूप में पुलिस को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त से सुरक्षा प्रदान करने की भी अपील की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व में ही संपादक ललित सुमन की सुरक्षा एवं उनके कार्यालय की रक्षा की जवाबदेही पश्चिम जिला पुलिस को लिखित आदेश के माध्यम से दे रखी है। उसके बावजूद इस तरह की घटना निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा हमला है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। साथ ही यह दिल्ली सरकार, दिल्ली कोर्ट एवं दिल्ली पुलिस को संगठित अपराधियों द्वारा खुलेआम दी जाने वाली चुनौती है। हम इंडिया दर्पण के सभी सदस्य भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए, ताकि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता हम जारी रख सकें। जनता की भलाई की आड़ में सरकारी राजस्व की लूट का खेल।
सीवर लाइन के अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए सरकारी राजस्व के 40 लाख रुपए खर्च किए गए। विधायक द्वारा एससी, एई, जेई एवं संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के बावजूद थाने में शिकायत क्यों नहीं की गई? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का खुला अवमानना किया। अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। इसके बावजूद 23/1/2 के आगे की सीवर लाइन और रेवेन्यू की खाली जगह पर कब्जा हुआ। रिश्वत के बल पर अवैध निर्माण कैसे हुआ? जल बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही, जबकि अतिक्रमण के मामलों में उनकी जवाबदेही भी बनती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ वितरण के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आज इंदौर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को पहचान रही है और सरकार का प्रयास है कि हर युवा अपनी प्रतिभा को अवसर में बदल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम करने वाली पहल है। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के सपनों को यह योजना नई ताकत देती है, वहीं नए रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का आत्मविश्वास, उनके सपने और उनका उत्साह ही देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है। लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां अंबाबाई का पावन धाम सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अंबाबाई मंदिर के जीर्णोद्धार और भव्य कॉरिडोर निर्माण का कार्य कर रही है, जिससे कोल्हापुर ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का वातावरण है। गृह मंत्री ने बताया कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर करीब 28,058 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी से अपनी पहचान बनाए हुए यह ऐतिहासिक मंदिर नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार होगा। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर माता अंबाबाई के निवास स्थान जहां है वो कोल्हापुर में हम सब एक बहुत अच्छे काम के लिए एकत्रित आए हैं। जहां पर माता अंबाबाई स्वयं सैकड़ों वर्षों से निवास करती है, वो करवीर नगर में मां अंबाबाई के मंदिर का आज महाराष्ट्र सरकार जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम कर रही है। इससे पूरे कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर के अंबाबाई के भक्तों के अंदर एक प्रकार का आनंद और भक्ति का सैलाब दिखाई पड़ता है। यहां पर जो कॉरिडोर बनेगा 1500 करोड़ की लागत से बढ़ेगा, 28,058 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा और 7वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से आकार लिया हुआ ये मंदिर फिर से एक नए जोम और ऊर्जा के साथ विश्व भर के, देश भर के अंबाबाई के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। ये मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा कर आसपास के 41 छोटे बड़े मंदिरों का संरक्षण करते हुए ये निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संपूर्ण मंदिर परिसर का आधुनिक एआई सज्ज कैमरों से सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। एलईडी से प्रकाश सज्जा भी हो रही है। आउटडोर गैलरी, हेरिटेज वॉल, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीपर्पज हॉल, अन्न छत्र, पुलिस चौकी और हेरिटेज कोर्टयार्ड समेत ये मंदिर एक पूर्ण यात्रा धाम के रूप में 6 माह के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, इससे अंबाबाई के लाखों भक्तों के अंदर न केवल भक्ति के पुनर्जागरण की प्रेरणा मिलेगी, समग्र कोल्हापुर और महाराष्ट्र का इतिहास यहां पर अंकित होगा, जो युवाओं को प्रेरणा देगा और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चालू करने का काम, इस सब के लिए मैं मनपूर्वक देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। छपरा जंक्शन से शुक्रवार को नई छपरा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में निर्मित लोकोमोटिव आज अपनी अत्याधुनिक तकनीक के दम पर दुनिया में पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017-18 में इस परियोजना की शुरुआत करते हुए विश्व स्तरीय लोकोमोटिव निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नई रेल सेवाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश और
दिल्ली के बीच संपर्क और मजबूत होगा तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही गौरव की बात है, भारत में और बिहार में बने लोकोमोटिव्स आज दुनिया भर में अपनी ताकत से, अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में एक बहुत अच्छा सुनाम कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस फैक्ट्री का 2017-2018 में आरंभ किया था, तब एक लक्ष्य रखा था कि इस फैक्ट्री से बनने वाले लोकोमोटिव दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी के बने, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के बने, और इसका लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री जी का ये विजन आज आपके सामने ग्राउंड पे दिखाई देता है, और भारतीय रेल को 825 लोकोमोटिव देने के बाद अब ये फैक्ट्री मरोरा की, जो कि जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और वेबटेक का, इससे आज 51वां लोको एक्सपोर्ट हुआ है। तब से अब तक 50 जो लोको एक्सपोर्ट हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, और इसके कारण आज देश में बने हुए इन लोकोस का विश्व भर में नाम हो रहा है। साथ ही साथ इस प्लांट से, मरोरा में बने इस प्लांट से बिहार को 1000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का रेवेन्यू मिला है। आज छपरा की पावन धरती पर आने का मौका मिला। आज आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी भारत सरकार के रेल मंत्री के तौर पर, आईटी मिनिस्टर के तौर पर आपके बीच में आया। साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा, जैसा रूडी जी ने कहा कि बिना मांगे यदि कोई चीज मिल रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अश्वनी जी का स्वागत करने का काम कीजिए। साथ ये बिहार के लिए, छपरा के लिए ऐतिहासिक दिन है। साथियों, आज छपरा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल्ली, और एक और भी ट्रेन जो बनारसी सिटी से दिल्ली तक के लिए इस ट्रेन को जोड़ने का शुरुआत, इसके लिए पूरे बिहार और यूपी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज आपके पास सुविधा होगा देश के राजधानी से जुड़ने का, उत्तर प्रदेश से जुड़ने का, और उत्तर प्रदेश के विकास को देखने का भी। साथी, आज यहां पर आए हैं अश्वनी वैष्णव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को जमीन पर उतार रहे हैं, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज तक बिहार में जितने भी, कई लोग यहां रेल मंत्री हुए, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए रेल के रास्ते का दरवाजा खोला, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना हमारे बिहार में चल रहा है, और प्रत्येक साल अश्वनी जी अपने बजट में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को देते हैं। कई जगह चीजों को उत्क्रमित करने का काम किया जा रहा है, और ये हमारे लिए भी गौरव का क्षण है। बिहार में 38 जिले हैं, 38 में 36 जिले हमारे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, आदरणीय नीतीश जी के द्वारा, और कई हमारे रेल मंत्री हुए, सबने इसमें सहयोग किया। लेकिन आज जिस तरह इसको फुली ऑटोमेटिक करने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह आईटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई तरह रेलवे के ट्रैक को अच्छा करने का काम किया जा रहा है, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। जनता की भलाई की आड़ में सरकारी राजस्व की लूट का खेल। सीवर लाइन के अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए सरकारी राजस्व के 40 लाख रुपए खर्च किए गए।
विधायक द्वारा एससी, एई, जेई एवं संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के बावजूद थाने में शिकायत क्यों नहीं की गई? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का खुला अवमानना किया अतिक्रमणकारियों ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। इसके बावजूद 23/1/2 के आगे की सीवर लाइन और रेवेन्यू की खाली जगह पर कब्जा हुआ। रिश्वत के बल पर अवैध निर्माण कैसे हुआ? जल बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही, जबकि अतिक्रमण के मामलों में उनकी जवाबदेही भी बनती है। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ललितपुर में 1766 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ललितपुर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसके लिए उन्होंने जिले की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का शिकार था। यहाँ सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज ललितपुर तेजी से बदल रहा है और नवाचार के लिए पहचाना जा रहा है। जनपद ललितपुर की लगभग 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे ललितपुर जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बुंदेलखंड के सुंदरतम जनपदों में से एक, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात ललितपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ और तुरंत सरकार का भी मैंने दर्शन किया है। इस बार आने में थोड़ा देर हुई है, लेकिन बहन और भाइयों, हमेशा ललितपुर हम लोगों के हृदय में बसता है और इसलिए मुझे आज ललितपुर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको आज 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज ललितपुर विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं तुरंत सरकार को नमन करते हुए ललितपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज ललितपुर बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तो हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अभी आपने देखा प्रदेश के अंदर पहली गौशाला ललितपुर ने दी थी कि सरकार भी गौशाला का संचालन कर सकती है और तुरंत सरकार की कृपा से पहली गौशाला यहां के तत्कालीन जिला प्रशासन ने प्रारंभ की थी और मुझे अच्छा लगा कि अब वह कंपोस्ट की आपूर्ति दुनिया के देशों को भी करने जा रही, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है,
और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। ललितपुर के विकास के लिए जो भी हो पाएगा, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपको हर प्रकार का मदद करेगी, हर प्रकार से विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय जय श्री राम। जैविक खेती कार्यशाला तथा भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 75% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब तक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक विकसित भारत का लक्ष्य नहीं हासिल किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। आज 75 से ज्यादा प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं और हमारे देश का जीडीपी का रीढ़ का हड्डी हमारे देश का ये कृषि है, हमारे देश का खेती है। और इसलिए जब तक हमारे किसानों का व्यवस्था उनको आर्थिक रूप से हम लोग सशक्त नहीं करेंगे तो हम लोग देश को विकसित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश के किसानों का लाभ, उनका आय दोगुना करने के लिए हमारी सरकार, चाहे भारत सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, चिंतित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी चिंतित हैं। और जैसा खेती बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है और हम सब लोग भी जानते हैं कि हम लोगों को जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती, इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस तरफ हमारे किसान आगे बढ़ें। क्योंकि आज पैदावार तो हम लोग बढ़ा लेते हैं रासायनिक खाद के बदौलत, लेकिन आज उसके कारण कई अन्य तरह का शरीर के स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ता है। भूमि भी कहीं ना कहीं उसमें भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में आगे बढ़ना है। पहले हमारे पुरखा लोग जब ये सब कुछ नहीं था तो गोबर खाद और कई तरह का पत्तियों को सड़ा के ये सब खाद बनाते थे। और हरित क्रांति, खेतों में ढेंचा और सन इसका बीज बोके उसको उसमें जुताई करके सड़ाते थे, हरित क्रांति लाए थे। तो ये सब के तरफ हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज का ये कार्यशाला हमारे देश में कई जगहों में हो रहा है। जनता की भलाई की आड़ में सरकारी राजस्व की लूट का खेल। सीवर लाइन के अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए सरकारी राजस्व के 40 लाख रुपए खर्च किए गए। विधायक द्वारा एससी, एई, जेई एवं संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के बावजूद थाने में शिकायत क्यों नहीं की गई? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का खुला अवमानना किया। अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। इसके बावजूद 23/1/2 के आगे की सीवर लाइन और रेवेन्यू की खाली जगह पर कब्जा हुआ। रिश्वत के बल पर अवैध निर्माण कैसे हुआ? जल बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही, जबकि अतिक्रमण के मामलों में उनकी जवाबदेही भी बनती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।